नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि अभी इस सीरीज़ के अंतर्गत हम इकोनॉमिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमने कृषि उठाया था। कृषि संबंधित हमने 2-3 टॉपिक्स कवर भी कर लिए हैं। आज हम नया एक टॉपिक उठाएंगे जिसमें कृषि की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले हमने जो प्रश्न कल दिया था उस पर चर्चा की जाएगी कि उसका उत्तर लेखन कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पे आपको दो चीज़ें बता देता हूँ कि दर्पण सिविल सर्विसेज की ओर से पहले से ही एक प्री का एक सीरीज चल रहा है, जिसके तहत आपको प्रतिदिन प्री के प्रश्न टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं और उनका डिस्कशन करवाया जाता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। सेम उसी प्रकार मेंस की एक टेस्ट सीरीज चल रही है, हमारा 75 डेज का प्रोग्राम चल रहा है। उसके तहत प्रतिदिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रश्न उपलब्ध करवाए जाते हैं मेंस के, और फिर उनका उत्तर लेखन कैसे किया जाना चाहिए या उनका मॉडल आंसर क्या होगा, इसके संबंध में चर्चा की जाती है हमारे वाईटी चैनल पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में। अभी हमने कल जो प्रश्न दिया था आपको उसकी चर्चा करते हैं। कल का हमारा ये प्रश्न था कि कृषि के योगदान के संबंध में जीडीपी और रोजगार योगदान के मध्य विद्यमान असमानता के कारणों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि हमारे देश में जो प्राथमिक क्षेत्र है वो या कृषि है, उसका रोजगार में योगदान जो है और जो जीडीपी में योगदान है, इसके मध्य जो असंबद्धता विद्यमान है, असमानता विद्यमान है, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इस पर चर्चा करनी थी। इसका उल्लेख करना था आपको सिर्फ, है ना। उल्लेख करना मतलब सिर्फ कारण बता देना, कारणों को हमको एनालाइज नहीं करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका उत्तर बताने के पहले हमको एक छोटा सा इंट्रो देना पड़ेगा, क्योंकि वो असंबद्धता जो है उसको बताना पड़ेगा। तो वह असंबद्धता क्या है कि देश के कुल कार्यशील जनसंख्या का 43% लोग कहाँ कार्यरत हैं, कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं, पर जीडीपी में इसका योगदान मात्र कितना है, 16% का है। तो ये क्या हो गई, असमानता हो गई। इस असमानता के कारण क्या हो सकते हैं वो समझने का हम प्रयास करते हैं। पहला हो सकता है सीमित जोताकार। अब सीमित जोताकार हमारे देश में जो औसतन जोताकार है कृषकों के मध्य, सामान्य पब्लिक के मध्य बात नहीं कर रहा मैं। अगर सामान्य पब्लिक में बात करेंगे तो हमारे देश में जितना भी जोत आकार है उसको टोटल पब्लिक से निकालेंगे तो 0.1 हेक्टेयर है, 0.1 हेक्टेयर। पर अगर सिर्फ कृषकों के उसमें से औसत से निकालें तो 1.15 हेक्टेयर है। ठीक है, 1.15 हेक्टेयर है। तो जब सीधी सी बात है कृषकों के पास ज़मीन नहीं है, कृषकों के पास ज़मीन नहीं है, तो औसत उत्पादन में क्या होने वाली है, अल्टीमेटली कमी होने वाली है। और औसत उत्पादन में कमी आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, आपके जीडीपी में रिफ्लेक्ट होगी, जो सीधी सी बात है कम बनी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीमित जोताकार में डेटा देना पड़ेगा 0.1 हेक्टेयर वाला और 1.15 हेक्टेयर वाला औसतन रूप से। अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी। हमने प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है इसको पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि एक परिवार है जिसमें 5 लोग रहते हैं। उस परिवार के पास 1 एकड़ ज़मीन है, 5 लोगों की मतलब कि 5 लोगों के मध्य 1 एकड़ ज़मीन, उस 1 एकड़ की ज़मीन में 5 लोग कार्यरत हैं। आवश्यकता उस एकड़ में सिर्फ एक ही व्यक्ति की थी, पर वो पाँच के पाँचों लोग कार्यरत हैं। मतलब अल्टीमेटली उनकी उत्पादकता जो है वो शून्य रहने वाली है, क्योंकि उतनी ही उत्पादकता एक व्यक्ति दे सकता था जितनी 5 लोग मिलकर दे रहे हैं। तो बाकी जो 4 लोग हैं उनकी उत्पादकता शून्य हो गई। तो ये क्या हो जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की। जितनी आवश्यकता नहीं उतने उतने से ज़्यादा लोग वहाँ पे कार्यरत हैं। सेम समस्या हमारे यहाँ पे। अब जो बाकी लोग उस क्षेत्र में वहाँ पे जिनकी आवश्यकता नहीं है उस चीज़ के लिए कार्यरत हैं, मतलब कि वो जीडीपी में योगदान नहीं देने वाले हैं, उनकी उत्पादकता नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक कारण यहाँ बताएंगे। अगला निवेश में कमी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके देश में जो बाकी क्षेत्रक हैं, उद्योग क्षेत्रक और सेवा क्षेत्रक, उसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र सरकार के द्वारा अच्छा खासा निवेश किया जाता है। पर निवेश कृषि में जो निवेश है अपेक्षाकृत उनकी 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 अपेक्षा बहुत कम है। निजी निवेश तो बहुत ही कम है यहाँ पे इस कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, आजकल के थोड़ा बढ़ने लग गया, जैसे फूड पार्क वगैरह स्थापित हो रहे हैं निजी कंपनियों द्वारा, तो ये थोड़ा सा बढ़ा है, कृषि की सहायक क्रियाओं में निवेश हो रहा है, पर मूल कृषि में निवेश अभी भी बहुत कम है। तो निवेश की कमी के कारण क्या होता है, आपका कृषि का विकास अवरुद्ध होता है। और कृषि का विकास अवरुद्ध होगा मतलब कि कृषि की समृद्धि दर कम होने वाली है। कृषि की समृद्धि दर कम होगी तो उसका जीडीपी में योगदान अल्टीमेटली कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है निर्वाह कृषि की अधिकता है। अब हमारे देश में जैसे आपको पता है कि जो अधिकांश किसान लघु और जो सीमांत किसान हैं, उनकी जो कलेक्टिव संख्या होती है 86% होते हैं। हमारे देश के कुल किसानों में से 86% किसान कौन है, लघु और सीमांत किसान है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। अब जिनके पास 2 हेक्टेयर ही भूमि है, तो सीधी सी बात है वो जो उसमें खेती करेगा वो सिर्फ ऐसी खेती करना चाहेगा जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके।
उसमें वो किसी प्रकार की वाणिज्यिक फसल का उत्पादन नहीं करेगा, सिर्फ खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करेगा ताकि उसका निर्वाह हो सके, जीवन यापन चल सके। तो मतलब सीधी सी बात है, उसका जीडीपी में कोई खास योगदान नहीं जाने वाला है, क्योंकि उन्होंने जितना उत्पादन किया उतना ही खपत थी उनकी, है ना, वो मार्केट तक नहीं पहुंचे कभी भी। तो ये क्या हो जाएगा, उनका निर्वाह कृषि का एक कारण बन जाएगा असंबद्धता के लिए। अगला कारण क्या बनेगा, लघु और सीमांत कृषकों की प्रधानता। वही हमने जो अभी डिस्कस किया कि इनकी जो टोटल कलेक्टिव संख्या बनती है दोनों की 86% के आसपास बनती है। 86% एक बहुत बड़ा नंबर होता है उन कृषकों का जिनके पास मात्र 2 हेक्टेयर या उससे कम भूमि है। ठीक है, तो लघु और सीमांत कृषकों की एक प्रधानता कारण बनता है। अगला कारण जो बनता है इनकी इसमें असमानता का जीडीपी और रोजगार में, वो है निम्न आर्थिक समृद्धि दर। निम्न आर्थिक समृद्धि दर, अगर हम प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक तीनों की जो औसत वृद्धि दर है उसको देखें, जो अभी कोरोना काल को छोड़ दीजिए तो उसके पहले जो चल रही है, जो आने वाले समय में होने वाली लगभग, तो तृतीयक क्षेत्रक में जो औसत वृद्धि दर जाती है वो 8 से 9% के मध्य जाती है, कभी कभी 10 भी हो जाती है। द्वितीयक क्षेत्रों की जो औसत वृद्धि दर जाती है वो 5 से 7 के बीच चल रही होती है। पर प्राथमिक क्षेत्र मतलब कि कृषि में जो औसत वृद्धि दर जाती है वो 2.5 से 3%, कभी कभी 3.5-4 हो जाती है। तो इसमें मतलब औसत वृद्धि दर जो है, औसत आर्थिक समृद्धि दर जो है बाकी क्षेत्रों को कंपेयर में बहुत ही निम्न है। तो सीधी सी बात है, जब औसत समृद्धि दर निम्न रहेगी तो उसका जीडीपी में योगदान कम होने वाला है अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन कारणों को हम मेंशन करेंगे डेटा के साथ, जो डेटा हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। इस प्रकार क्या बोल सकते हैं, कंक्लूजन में क्या बताया जा सकता है कि सरकार द्वारा इस असमानता को खत्म करने के लिए कुछ नीतिगत योजनागत प्रयास किए जाने चाहिए ताकि यहाँ पे निवेश को बढ़ाया जा सके और अल्टीमेटली उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं आज के टॉपिक पे, वो है कृषि की समस्याएं। कृषि क्षेत्र में या भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। कृषि की समस्याओं को हम 3 पार्ट में तोड़ लेंगे। जैसे क्या है, बोने के पहले की समस्याएं, बुआई के पहले की समस्याएं, आगत की समस्याएं, मतलब आगत से जुड़ी समस्याएं क्या हैं, और निर्गत से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। इन 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे और एक अन्य पोर्शन बना दिया जाएगा जो कुछ इनमें फिट नहीं होती हैं, वो है अन्य समस्याएं। तो इसमें जो सबसे पहली प्रकार की समस्याएं आती हो, बोने से पहले की समस्याएं, बुआई से पूर्व की समस्याएं। बुआई से पूर्व की समस्याओं में पहली समस्या क्या है, जोत का सीमित आकार। जोत का सीमित आकार क्या है कि हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है लगभग 130 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसको, उस जनसंख्या के लिए अगर कृषि जोत जो है हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे तो वो मात्र 0.1 हेक्टेयर निकल के आता है। वहीं अगर उसी कृषि जोत को किसानों की संख्या से डिवाइड करेंगे तो 1.15 हेक्टेयर निकल के आता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे देश में। ठीक है, इसके लिए भू सुधार कार्यक्रम होने चाहिए पर नहीं हुए, अच्छे तरीके से लागू नहीं किए गए। दूसरी समस्या है कि प्रति हेक्टेयर निम्न उत्पादकता। प्रति हेक्टेयर निम्न उत्पादकता में क्या समस्या है कि हमारे यहाँ पे 1 एकड़ में कितना उत्पादन हो रहा है या 1 हेक्टेयर में कितना उत्पादन हो रहा है, इसकी समस्या है कि अलग अलग क्षेत्रों में हमारे यहाँ पे अंतर आता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, विकसित देशों के कंपेयर में जो हमारे यहाँ पे अंतर है वो बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे मात्र कितना उत्पादन हो रहा है, 15.5 लगभग 16 बोल सकते हो, तो 15.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के मध्य उत्पादन हो रहा है प्रति हेक्टेयर। तो ये एक समस्या है हमारे यहाँ पे, है ना, कि उत्पादकता हमारे यहाँ कम है। अगली समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है वो है साख की समस्या। साख की समस्या 2 तरीके से है। पहली समस्या कि लोगों के पास, किसानों को साख उपलब्ध ही नहीं है। साख मतलब क्या होता है, ऋण होता है, लोन होता है, पूंजी होता है, वो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, किसी भी माध्यम से। दूसरा समस्या क्या है कि जो भी उपलब्ध है उसमें 40% की भागीदारी किसकी है, 40% की भागीदारी किसकी है, जो हमारा गैर संस्थागत स्रोत है उसकी है। अब गैर संस्थागत स्रोत क्या होता है, तो हमारे गांव क्षेत्र में जो साहूकार होते हैं, महाजन होते हैं, जमींदार होते हैं, गांव के जो बड़े मुखिया लोग होते हैं, ये सब क्या है, कभी कभी रिश्तेदार वगैरह, ये सब क्या है, गैर संस्थागत स्रोत होते हैं। अब ये इनमें दिक्कत ये जाती है कि ये लोग ऋण तो बड़ी आसानी से दे देते हैं पर इनकी ब्याज दर बहुत उच्च होती है। और ब्याज दर उच्च होने की वजह से क्या होता है, जो किसान होता है वो ऋणग्रस्तता में फंसता चला जाता है, ऋण के जाल में फंस जाता है वो। ठीक है, तो ये क्या थी बुआई के पूर्व की समस्याएं। अगला आता है आगत से जुड़ी समस्याएं। आगत से जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन से हैं कृषि क्षेत्र की, तो इसमें है पहला, अमानक बीजों की उपस्थिति। अमानक बीजों की उपस्थिति में बीजों के संबंध में अगर समस्या को देखें, 2 प्रकार की समस्याएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। पहला, बीजों की अनुपलब्धता है, मानक बीजों की अनुपलब्धता। मानक बीजों की अनुपलब्धता का मतलब क्या है कि बुआई के पहले, रबी और खरीफ फसलों की बुआई के पहले उसको एक स्टैंडर्ड बीज चाहिए होता है जिसमें किसी प्रकार की कोई
खराबी ना हो, गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है, तो वो उपलब्ध नहीं होता है। कहाँ, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। दूसरी समस्या क्या आती है कि वो खुले बाजार में बहुत आसानी से उपलब्ध है, लेकिन खुले खुले बाजार में जो आसानी से उपलब्ध है वो क्या, बहुत महंगा पड़ता है। मतलब अगर किसान उसको खरीद के उस बुआई करना चाहेगा तो सीधी सी बात है, उसकी क्या है, कृषि में लागत बढ़ने वाली है, और कृषि में लागत बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगी, तो इसके लिए उसके पास धन होता नहीं है, ऋण लेना पड़ेगा। तो ये समस्या हो जाती है आगत से जुड़े हुए में मानक बीजों के संबंध में। इसकी अगला आता है बुआई की पिछड़ी तकनीक। बुआई की पिछड़ी तकनीक में आज भी हमारा जो 86% लोग हैं जो लघु और सीमांत कृषक है, वो सब भी बुआई की पिछड़ी तकनीकों का ही प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको नई तकनीकों में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, ठीक है। अगली समस्या आती है उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग में दो समस्याएं आगे न आती हैं। पहला, उर्वरक उपलब्ध नहीं है, दूसरा जो उर्वरक उपलब्ध है उसका हम असंतुलित प्रयोग कर रहे हैं। उर्वरक उपलब्ध न होने से दिक्कत क्या जाती है कि उसमें आप जो सरकार के जो सहकारी समितियों के माध्यम से जो उर्वरक उपलब्ध करवाया जाता है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्त होने की वजह से क्या है, किसान बराबर मात्रा में डाल नहीं पाता, उसको सभी को उपलब्ध हो नहीं पाता बराबर। और दूसरी समस्या क्या है असंतुलित प्रयोग में, कि हर मृदा की क्वालिटी अलग अलग होती है। काली मृदा के लिए उर्वरक अलग मात्रा में चाहिए होगा, लाल पीली मृदा के लिए अलग मात्रा में चाहिए होगा, जलोढ़ मृदा के लिए अलग मात्रा में चाहिए होगा। पर दिक्कत कहाँ जाती है कि जब किसान उस चीज़ का प्रयोग कर रहा होता है तो वहाँ पे NPK हो गया, यूरिया हो गया, इन सब का अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग करता है, क्योंकि उसके दिमाग में एक पूर्वाग्रह हो गया है, उसको पता दिमाग में बैठा हुआ है कि हम खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे तभी अच्छी उत्पादकता होगी। और दरअसल ये दिक्कत इसलिए भी आ गई है क्योंकि मृदा का नेचर ही वैसा हो गया, लंबे समय से रसायनों का प्रयोग करने के कारण मृदा का नेचर वैसा ही हो गया है कि जब तक उसमें रसायन नहीं डाले जाएंगे तब तक उर्वरता अच्छी नहीं आएगी। तो ये उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग, उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से दिक्कत क्या जाती है बाद में कि फसलों में नई नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और वो सेम उन्हीं बीमारियों के कारण मनुष्यों में भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये पहली समस्या थी आगत से जुड़ी समस्या। अगला आता है उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग की समस्या। अगला आता है सिंचाई से जुड़ी समस्या। सिंचाई से जुड़ी समस्या में क्या आता है, दो तरह की समस्याएं आती हैं। पहला, कमी और अधिकता, दोनों ही कमी और अधिकता। अब कमी कैसे हो जाती है कि जिन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध नहीं है उन क्षेत्रों में क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, सिंचाई कम होगी, तो एक समस्या हो गई। अधिकता कैसे हो जाती है सिंचाई की, अब हमारे यहाँ पे जो सिंचाई की तकनीकें हैं वो आज भी पुरातन तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई की तकनीकें जो अपने देश में प्रयोग हो रही हैं वो 3 प्रकार की तकनीकें हैं सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो पहली तकनीक होती है बाढ़ तकनीक, दूसरी क्या होती है ड्रिप तकनीक, और तीसरी क्या होती है स्प्रिंकल। समस्या कहाँ जाती है कि हम जो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं वो सब क्या है, हम जो तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं वो पूरी बाढ़ तकनीक है। बाढ़ तकनीक में क्या किया जाता है, बाढ़ तकनीक में क्या किया जाता है कि जो हमारा खेत रहता है उसमें हम पूरा पाइप लगा देते हैं, पाइप के माध्यम से पूरा पानी छोड़ा जाता है, ठीक है। मतलब कि पानी की अत्यधिक मात्रा वहाँ पे क्या की जाती है, पहुँचाई जाती है, जो फसल के लिए उतनी आवश्यक नहीं थी। और जो दूसरी तकनीकें हैं ड्रिप तकनीक और स्प्रिंकल तकनीक, ये नई तकनीकें हैं, आयातित तकनीकें हमारे देश के लिए, इनका प्रयोग अभी बहुत कम हो रहा है। तो ये पानी की कमी और अधिकता दोनों तरीक़ों से इस प्रकार स्थापित होती है। दूसरी समस्या क्या है, मात्र 48% से सिंचित है। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जब भारतीय कृषि के स्वरूप और विशेषता में, कि हमारे यहाँ पे जो टोटल भूभाग है उसमें से 48% ही क्या है, सिंचित है। शेष क्षेत्र जो लगभग 52% के आसपास है वो क्या है, असिंचित क्षेत्र है। मतलब जो 52% वाले भूभाग वाले लोग हैं वो पूर्णतः किस पे निर्भर हो जाते हैं, मानसून पर निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। अगली समस्या आती है आगत से जुड़े में खरपतवार को समाप्त करने की समस्या। अब हमारे यहाँ पे खरपतवार अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनको समाप्त करने की समस्या ये जाती है कि पहली समस्या उसको समाप्त कैसे किया जाए। उस समाप्त करने के लिए हम करते क्या है, अल्टीमेटली रसायनों का प्रयोग करते हैं, मतलब कि खरपतवार नाशी जो होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। लेकिन उससे दिक्कत ये जाती कि उन रसायनों का प्रयोग से फसलों में नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और उन फसलों के प्रयोग से मनुष्यों में नई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो ये खरपतवार को नष्ट करने में समस्या जाती है। खरपतवार जैसे कि वो गाजर घास वगैरह जो उग जाती हैं, उन सब चीज़ों को ये बोला जाता है। अगला जाता है कृषक श्रमिकों की अनुपलब्धता। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक नई समस्या खड़ी होती जा रही है कृषि क्षेत्र में, कि कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी होती जा रही है। कृषि कार्यों के लिए मजदूरों की कमी होती जा रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण जो समझ में आता है विशेषज्ञों के द्वारा, वो है मनरेगा। अब मनरेगा के तहत सरकार क्या करती है,
मजदूर वर्ग को या जो भी उसमें जॉब कार्ड धारी होता है उसको साल भर में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने का वादा करती है और उपलब्ध करवाती भी है। उसके लिए एक मिनिमम वेजेस मतलब कि मजदूरी क्या होगी वो तय है और वो वहाँ पे जाके काम करता है। इससे क्या होता है, जब मजदूर को सीधी सी बात है 100 दिन के लिए साल भर में रोजगार मिलने वाला है, उसका जीवन यापन वहाँ से आराम से हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में आके मजदूरी क्यों करेगा। और अगर वो कृषि क्षेत्र में आके मजदूरी करेगा तो सीधी सी बात है वो तो या तो उतनी ही मजदूरी लेगा जितनी उसको मनरेगा मिल रही थी या उससे ज़्यादा लेगा, उससे कम में तो काम बिल्कुल नहीं करेगा। तो अब कृषक के समझ जो समस्या क्या खड़ी होती है कि अगर वो उस मजदूर को यहाँ पे महंगी मजदूरी में लगाता है तो उसकी लागत बढ़ने वाली है, निवेश बढ़ने वाला है, पूंजी उसको ज़्यादा लगने वाली है, मतलब अल्टीमेटली उसको नुकसान होने वाला है। तो ये कृषक श्रमिकों की अनुपलब्धता का कारण बनता है। इसका समाधान ये सुझाया जाता है अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा कि कृषि क्षेत्र में जो मनरेगा के क्षेत्र में जो मजदूर लगे हुए हैं उनको कृषि क्षेत्र की ओर क्या किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, मतलब सरकार ही पैसा वहन कर दे, या फिर इस तरीके से किया जाए कि मनरेगा के क्षेत्र के मजदूरों को कृषि क्षेत्र में लाया जाए और उनकी मजदूरी का कुछ हिस्सा किसान उठाएं, कुछ हिस्सा किसान वहन करें और कुछ हिस्सा सरकार वहन कर ले। मतलब अल्टीमेटली सरकार को भी फायदा होने वाला है कि उनको जो हम मनरेगा के तहत पूरी मजदूरी देनी पड़ती थी वो उसमें अब बचत हो जाएगी, और किसान को भी फायदा होने वाला है कि उसको मजदूर भी मिल जाएगा और आधी मजदूरी ही देनी पड़ेगी, क्योंकि आधी मजदूरी का वहन कौन कर देगा, उसकी तरफ से सरकार कर देगी। ठीक है, तो इसका ये समाधान हो सकता है। अगली समस्या आती है उच्च लागत की। अब आपको किसान को बीज में निवेश करना है, सिंचाई में निवेश करना है, जुताई में निवेश करना है, बाद में जो उसमें उर्वरक प्रयोग होंगे, कटाई होगी, इन सब चीज़ों में अलग अलग स्टेप्स में उसको निवेश करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली उसकी लागत बढ़ती जाती है और उच्च लागत की वजह से लागत उच्च हो जाती है पर उसको फसल को उतना दाम नहीं मिल पाता है, तो अल्टीमेटली किसान को क्या होता है, नुकसान हो जाता है। फिर आता है निर्गत से जुड़ी समस्याएं। निर्गत से जुड़ी समस्या में पहली क्या आती है, कटाई में तकनीक का अभाव। जैसे हमने देखा बुआई में तकनीक का अभाव, वैसे ही क्या है, कटाई में तकनीक का अभाव। कटाई हम कैसे कर रहे हैं, मजदूरों को माध्यम से करवा रहे हैं। मजदूरों के माध्यम से कटाई करवाने में दिक्कत ये जाती है, आपका लागत बढ़ जाती है, खर्चा बढ़ जाता है किसान का। दूसरी समस्या क्या हो जाती है, फसल का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है मजदूरों के द्वारा कटाई करवाने में। यहाँ पे प्रयोग क्या होना चाहिए, हार्वेस्टर तकनीक आदि का प्रयोग होना चाहिए, जिसमें क्या है आपकी लागत भी बचेगी और क्या बोलते हैं उसको, फसल का नुकसान भी नहीं होगा। ऐसे जैसे मान लो अगर आपको 1 एकड़ की भूमि है, उसमें आप 5 से 6 मजदूर लगाएंगे, 5 से 6 मजदूरों की कटाई करवाने में आपको लगभग 2 से 2,500 रुपये का खर्चा जाता है और फसल का नुकसान अलग होता है। लेकिन अगर आप उसी 1 एकड़ की भूमि में हार्वेस्टर से कटाई करवाएंगे तो आज की तारीख में लगभग हार्वेस्टर से 1000 से 1200 रुपये लगते हैं। 1000 से 1200 रुपये में आपकी पूरी कटाई हो जाएगी और फसल के बिना किसी नुकसान के। तो ये अल्टीमेटली किसान को यहाँ पे क्या होता है, लाभ होता है। अगली समस्या क्या है, निर्गत से जुड़ी में परिवहन सुविधाओं का अभाव। अब किसान क्या हुआ, अपनी फसल का उत्पादन कर लिया, फसल का उत्पादन करने के बाद उसको क्या है, उसको बाजार में लेके जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, कनेक्टिविटी नहीं है, परिवहन की सुविधाएं नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए समझो कोई किसान है जो सिर्फ सब्जी की खेती करता है, सब्जी खेती, या ये उठा लो कि बागवानी मतलब कि फूल वगैरह की खेती करता है। अब जो फूल वगैरह होते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दिन चलेंगे, ठीक है, उसके बाद ये खराब हो जाएंगे। अब उसने फूल का उत्पादन किया, फूल को उसने तोड़ लिया, अब उसको बाजार में लेके जाना है, लेकिन चूंकि सड़क का, परिवहन सुविधाओं का अभाव है, यातायात का अभाव है, तो उसकी जो फसल है, उसकी जो फूल वगैरह है वो बाजार में 1-1.5-2 दिन बाद पहुंच रहे हैं। मतलब सीधी सी बात है, उस 2 दिन बाद तक में फूल क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खराब होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। मतलब सामने वाला जो व्यापारी था वो उससे उस फूल को नहीं खरीदने वाला है। या सब्जी वगैरह 2 से 3 दिन चलती हैं, अगर परिवहन सुविधाएं नहीं है, वो उचित बाजार केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहा है अपनी फसल को, सब्जी वगैरह को, तो वो खराब हो जाएंगी हरी सब्जियां, तो उसको लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्या थी, निर्गत से जुड़ी में समस्या में परिवहन सुविधाओं का अभाव। अगली समस्या आती है एमएसपी की समस्या। एमएसपी की समस्या में क्या है कि किसान को अपनी फसल का उचित दाम नहीं मिल पाता है। एमएसपी क्या होती है, एमएसपी वगैरह हम आगे के आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ समझने के लिए कि एमएसपी क्या होता है, सरकार किसानों को ये वादा करती है कि हम आपकी पूरी फसल को, आप जितना भी उत्पादन करेंगे और बेचना चाहेंगे, हम आपकी पूरी फसल को एक न्यूनतम दाम में खरीदेंगे। एक न्यूनतम दाम क्या होगा, उसको कौन डिसाइड करता है, सरकार डिसाइड करती है। सीएसीपी नामक एक आयोग होता है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। कैबिनेट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर एंड प्राइसिंग है ना, उसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। प्रत्येक
फसल सीजन के पहले। अब होता क्या है एमएसपी की समस्या में कि आपको एमएसपी उतना नहीं मिल रहा है, आपकी लागत मूल्य का उतना नहीं मिल रहा है जितना जितना कि रिकमेंड किया गया है। किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है? किसान आयोग के द्वारा। 2004 में किसान आयोग या कृषक आयोग बनाया गया था, जिसको स्वामीनाथन आयोग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एमएस स्वामीनाथन जी इसके अध्यक्ष थे। उनका कहना यह था इसमें कि जो किसान की फसल रहती है उसको उस पे उसकी लागत का, उसकी किस किस चीज़ का, लागत का 2 गुना मूल्य देना चाहिए। कितना? 2 गुना। उसने उसमें जितनी भी लागत लगाई, जितना भी खर्चा किया, उसका 2 गुना उसको एमएसपी दिया जाना चाहिए। सरकार नहीं दे रही है तो ये क्या हो जाती है? एमएसपी की समस्या हो जाती है। सरकार अभी कितना दे रही है आज की तारीख में? 22 फसलों के लिए 1.5 गुना एमएसपी दे रही है। कितना? 1.5 गुना एमएसपी। ये कब किया गया 1.5 गुना एमएसपी? 2019 में किया गया। ठीक है, करा कितना जाना चाहिए था? 2 गुना किया जाना चाहिए था। ठीक है, अगली समस्या आ जाती है बाजार व भंडारण की समस्या। बाजार व भंडारण की समस्या सबसे पहले क्या है, हमने क्या डिस्कस किया हुआ है पहले कि हमारे देश में जो कृषकों की संख्या है 2 एकड़ से कम वालों की, वो 86% है जो क्या कर रहे हैं? निर्वाह कृषि कर रहे हैं। अब ये चूंकि निर्वाह कृषि करते हैं, मान लो कोई कृषक है जिसके पास 2 हेक्टेयर की ज़मीन है, उस 2 हेक्टेयर में उसने क्या है 5 कुंटल खाद्यान्न का उत्पादन किया, उसमें से उसको आवश्यकता मात्र 4 कुंटल की है। ठीक है, मतलब 1 कुंटल इसको बेचना पड़ेगा। अब उस 1 कुंटल को एमएसपी के तहत नहीं बेच पाएगा, मतलब सरकार की जो सहकारी समितियां हैं उसके तहत नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें वो घुसना नहीं चाहेगा 1 एकड़ सिर्फ 1 कुंटल के लिए। तो वो क्या करेगा? खुले बाजार में जाएगा। खुले बाजार में जो व्यापारी लोग रहते हैं उनको बेचेगा। उन व्यापारियों के साथ दिक्कत क्या जाएगी? वो उसको उचित कीमत उपलब्ध नहीं करवाएंगे। ठीक है, इस समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छा पहल किया था, कदम उठाया था। उस चीज़ का नाम था भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान योजना। इसके तहत क्या किया गया? दरअसल इसका आइडिया ये था कि जो किसान जिनके बारे में हमने डिस्कस किया अभी 86% वालों के, अगर ऐसे किसान खुले बाजार में जाके अपनी फसल को बेचते हैं, तो मान लो जैसे उदाहरण के लिए अभी सिर्फ लें कि गेहूं पे जो सरकार का न्यूनतम समर्थन मूल्य था, एमएसपी था, वो 2,000 रुपये था। मान के चलो अभी, है ना, 2,000 रुपये में सरकार उसको खरीद रही थी। कोई किसान है खुले बाजार में उसको जाके बेचता है, कितने रुपए में व्यापारी खरीदता है उसको? 1,800 रुपये में। मतलब अगर किसान के लिए उसके संबंध में देखा जाए तो उसको 200 रुपये का क्या हो जाता है? यहाँ पे नुकसान हो जाता है। तो सरकार ने यहाँ पे वादा ये किया कि उस 200 रुपये की भरपाई कौन करेगा? सरकार के द्वारा कर दी जाएगी आपके बैंक खाते में। अच्छी योजना थी। ठीक है, इसको लागू किया जाना चाहिए, अभी भी लागू है, ये चल रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें बाजार की समस्या का समाधान किया जा सकता है। दूसरी समस्या आती है भंडारण की समस्या। भंडारण की समस्या में क्या दिक्कत जाती है कि सरकार के पास भंडार गृहों की कमी है। सरकार के पास जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके भंडार गृहों की कमी है, या फिर जो भंडार गृह हैं उनकी हालत क्या है? बहुत ख़राब है। तीसरी समस्या क्या जाती है भंडारों में कि भंडार गृहों का विकेंद्रीकरण हुआ है। मतलब कि सिर्फ कुछ राज्यों में ही ये भंडार गृह केंद्रित है, बाद में बाकी राज्यों में इनको क्या किया जाता है? वहाँ से अन्न लेके वितरित कर दिया जाता है पीडीएस आदि के तहत। तो इसमें सब, अब अगर आप मंडी वगैरह जाते हैं कभी भी, जहाँ पे भंडार गृहों को वो किया जाता है, जो जहाँ पे अन्नों को भंडारित करके रखा जाता है, कभी जाइएगा देखिएगा वहाँ पे हालात क्या रहते हैं कि अन्न सड़ रहा होता है। ठीक है, अन्न क्या होता है? सड़ रहा होता है। सरकार ने उसको खरीद लिया, किसान ने बेच दिया। किसान ने अपना कर्म किया उत्पादन का और बेचने का, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई खरीदने की, लेकिन सरकार की एक जिम्मेदारी भी बनती थी उस अन्न को संरक्षित करने की। पर आपके पास भंडार गृह न होने के कारण क्या है? सड़ जाते हैं। खास करके जो खरीफ की फसल रहती है उसमें धान वगैरह खुले में छोड़ दी जाती है, बारिश होती है और वो सब सड़ जाती है। ऐसे ही रबी की फसल के साथ भी होता है। तो ये बाजार व भंडारण की समस्या थी, और इस तरीके से हमने ये पूरा देखा कि निर्गत से जुड़ी समस्याएं कौन कौन सी हैं। अगली समस्या आती है अन्य समस्या जो हमको 1-2 देखनी है। उसमें क्या जाता है? पहला, खाद्य प्रसंस्करण का अभाव। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या जो जा रही है अभी, जो अगर हम विकसित देशों को कंपेयर में बात करें तो खाद्य प्रसंस्करण की। खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है कि आपका जो कोई भी कृषि उत्पाद रहता है, उस कृषि उत्पाद को आप प्रसंस्कृत करते हैं, मतलब उसका कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद आप एग्जैक्टली कर क्या रहे होते हैं? उसका जो सेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा रहे हैं, मतलब कि उसको जीवन काल है उसको बढ़ा रहे हैं। और उस जीवन काल को बढ़ाने के साथ साथ उसमें 2 चीज़ें हो रही हैं। पहला, उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है, और दूसरा उसकी कीमत में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कीमत में, जैसे एक चीज़ समझो
कि किसान जो है किस चीज़ का उत्पादन करता है, टमाटर का उत्पादन करता है। जो टमाटर अगर ठंडी आदि के सीजन में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 पैसे प्रति किलो बिक रहा होता है या 1 रुपये प्रति किलो बिक रहा होता है। मतलब सरकार किसान को अपनी फसल का दाम ही नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। पर अगर इसी टमाटर का आप क्या बना दें, केचप बना दें, सॉस बना दें, ठीक है, ये सब चीज़ें जो बनाई जाती हैं वो बना दे, तो सीधी सी बात है, अब एक केचप और सॉस वगैरह आपको लेने जाएंगे 150 ग्राम 200 ग्राम 70-80 रुपये का पड़ता है। 150 ग्राम 200 ग्राम केचप या सॉस बनाने में आपको आधा आधा किलो टमाटर लगेगा या ज़्यादा 1 किलो लगेगा। लेकिन आधा किलो 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी थी, मात्र 1-2 रुपये। लेकिन यहीं पे उसी चीज़ की कीमत कितनी हो गई जब प्रोसेस कर दिया हमने उसको एक नए फॉर्म में, तो 70 से 80 रुपये हो गई, ठीक है। तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ गई, प्रयोग का अलग तरीका भी आ गया और उससे एक जो कीमत होनी चाहिए थी अच्छी, वो मिल गई। तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या जा रही, खाद्य प्रसंस्करण के अभाव की समस्या जा रही है। उस क्षेत्र में हम निवेश नहीं कर रहे हैं। फिलहाल के लिए सरकार ने फूड पार्कों की स्थापना चालू की है, तो धीरे धीरे उस क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, पर स्पीड बहुत कम है, ठीक है। अगली समस्या जाती है कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता न देना। अब कृषि अनुसंधान को प्राथमिकता न देने में दो समस्याएं। पहला कि हम उस चीज़ में काम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में R&D में निवेश नहीं किया जा रहा, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। दूसरी समस्या, जो थोड़ा बहुत निवेश किया जा रहा है ICAR के माध्यम से, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से थोड़ा बहुत निवेश किया भी जा रहा है और वो लोग वहाँ पे अनुसंधान करते भी हैं, तो उसमें समस्या जाती है लैंड टू लैब कनेक्शन की। किस चीज़ की समस्या जाती है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए लैब टू लैंड कनेक्शन, है ना। लैब टू लैंड कनेक्शन मतलब प्रयोगशाला में जो कार्य किए जा रहे हैं उनको ग्राउंड लेवल पे लाके लागू ना करना, इंप्लीमेंट ना करना। जैसे मान लो यहाँ पे किसी नए बीज का क्या किया गया, ईजाद किया गया, कोई नई सिंचाई तकनीक का ईजाद हुआ, लेकिन अल्टीमेटली होना क्या चाहिए था कि यहाँ पे जो भी निजात हुआ चीज़ें अनुसंधान किया गया है ICAR में, उनको लागू किया जाना चाहिए, किसानों को उनसे परिचित कराया जाना चाहिए, पर उनको क्या है, लागू नहीं किया जाता है। मतलब कि लैब टू लैंड कनेक्शन नहीं है, ठीक है। प्रयोगशाला से जमीनी स्तर पर उसको कनेक्ट नहीं किया जा रहा प्रयोगशाला के अनुसंधानों को, ठीक है। तो ये समस्या है हमारे अन्य के तहत। अगली समस्या अन्य के तहत आती है कृषि शिक्षा की उपेक्षा। कृषि शिक्षा की उपेक्षा में क्या दिक्कत जा रही है कि जो कृषि शिक्षा का मतलब क्या है कि बाजार में या कृषि क्षेत्र में जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, नए नए अनुसंधान हो रहे हैं, उन सब चीज़ों के संबंध में जानकारी होनी चाहिए किसान को, या कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको जानकारी होनी चाहिए। पर हमारे यहाँ कृषि शिक्षा को क्या है, नेगलेक्ट किया जाता है। उस नेगलेक्शन की वजह से होता क्या है, नई नई तकनीक से हम परिचित नहीं हो पाते हैं, पुरातन तकनीकों के साथ हम लगे रहते हैं। तो ये क्या थी, पूरी हमारे यहाँ पे कृषि क्षेत्र से जुड़ी पूरी समस्याएं थी जो हमने अभी डिस्कस की, ठीक है। अब आते हैं आज के प्रश्न में। मेंस का जो प्रश्न रहेगा आपका, जिसका उत्तर आप लोग लिख के देंगे और इसका उत्तर कल क्या होना चाहिए, मॉडल आंसर क्या होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रश्न है आपका कृषि आगत से जुड़ी, प्रश्न क्या है, कृषि आगत से जुड़ी समस्याओं के निवारण हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को लिखिए। मतलब आगत क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, उनको यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। धन्यवाद।